गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैन रोजगार क्लासेस आपका स्वागत करती है। मैं LK झा आपके बीच इतिहास पढ़ाने, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूँ। बता दें कि इतिहास में जो आपसे प्रश्न पूछी जाती है, जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा जाता है। प्राचीन काल से सबसे अधिक प्रश्न तो नहीं पूछी जाती थी पहले, लेकिन आज के दौर में प्राचीन काल या मध्यकाल से प्रश्न कम पूछी जाती है। सबसे अधिक प्रश्न जो है आज के दौर में आधुनिक काल से पूछी जा रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले आधुनिक काल पढ़ें। आधुनिक काल में आपको अधिक से अधिक प्रश्न पूछी जाती है, इसलिए अधिक से अधिक पहले समझने का प्रयास कीजिए। फिर आगे जो मध्यकाल है, प्राचीन काल है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग को शुभकामना कि आप लोग जिस कार्य में है उसमें लगन और मेहनत करने की क्षमता ईश्वर आप में विकसित बनाए रखे, देते रहें और अंततः आप सफलता के नए उड़ान पर पहुंचकर अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो। हम LK झा 22 वर्षों में हमने हजारों के हजार छात्र छात्राओं को पढ़ाया। साथ ही बता दें कि रुक्मिणी प्लेटफॉर्म, जो रुक्मिणी प्रकाशन है, उसका सबसे पुराना टीचर हम रहे हैं। जो भी बुक आप लेंगे उसके जो संपादकीय मंडल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको LK झा मिलेगा लिखा हुआ, उसके बाद ही और 10-15 टीचर का नाम मिलेगा जो रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म से निकलती है। तो हमारी अनुभव है, तो इस अनुभव का आप लाभ उठा सकते हैं। हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपका कोई भी कमेंट हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपका वो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। इतिहास के बारे में 2 शब्द बताते हैं और फिर मॉडर्न भारत हम शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि मॉडर्न से आपसे सबसे अधिक प्रश्न पूछी जाती है। इतिहास किसे कहते हैं? तो सत्य पर आधारित घटना, जो सत्य पर आधारित घटना घटित हो गई है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जिसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं हो, ऐसी कोई भी घटना को हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। इतिहास और कहानी में अंतर है। इतिहास सत्य पर आधारित घटना होती है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, नितांत सही है, उसे हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। कहानी झूठी होती है, मिथोलॉजी से जुड़ा होता है, काल्पनिक होती है, तो मनगढ़ंत होती है, हम लोग उसको गढ़ते हैं। तो कहानी और इतिहास में अंतर है। सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं? इति जोर बीती हुए घटना को इतिहास कहते हैं। तो इति जोर बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। जो नहीं, जो बीत गई है घटना, जो सत्य पर आधारित घटना हो, कहानी और इतिहास में अंतर है। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून आपको सब आदमी को। कहानी और इतिहास में अंतर है। अंतर क्या है? कहानी क्या है? तो थोड़ा आप ध्यान देंगे। कहानी काल्पनिक, असत्य पर आधारित होती है। ठीक है, और इतिहास क्या होती है? सत्य पर आधारित घटना, सत्य पर आधारित घटना। जो घटना घटित हो चुकी है, जो घटना घटित हो चुकी है, सत्य है, वही इतिहास है। तो कहानी और इतिहास में अंतर है, पहले आपको ये चीज समझ लेना है। इतिहास अलग चीज है, कहानी अलग चीज है। हम लोग जब प्राचीन काल पढ़ेंगे उस समय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बस हम कुछ भी इतिहास के बारे में थोड़ा आपको सामान्य बता दें, 5 मिनट सामान्य ज्ञान, फिर हम मॉडर्न भारत पर चर्चा करने आए हैं। मॉडर्न भारत से अधिक प्रश्न पूछी जाती है। सबसे पहले हम लोग मॉडर्न भारत पढ़ेंगे, फिर जो प्राचीन काल, मध्यकाल है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो सत्य पर आधारित घटना जो घटित हो चुकी है, उसे हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। और कहानी और इतिहास में अंतर है। इसको आप अंतर इस आधार पर कीजिए कि कहानी झूठा होता है, मनगढ़ंत होती है। फिल्म में, धारावाहिक में जो आप देखते हैं वो कहानी पर आधारित होती है। सत्य पर आधारित कोई फिल्म या कहानी भी बनती है, सामान्यतः काल्पनिक होती है। तो सत्य पर आधारित घटना इतिहास है। इतिहास लेखन की परंपरा सर्वप्रथम यूनान में हेरोडोटस ने एक बेहतरीन रूप में रखा।
इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ऐसा हुआ कि फारस ने, यानी फारस यानी ईरान, फारस आज जो आप ईरान देश देख रहे हैं, तेहरान जिसकी राजधानी है, वह प्राचीन काल में फारस कहलाती थी। तो फारस ने ग्रीक यानी यूनान पर आक्रमण किया, यूनान को भारी क्षति पहुंचाया। हेरोडोटस ने उसको पुस्तक में लिपिबद्ध कर दिया और उस पुस्तक का नाम रखा हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका। तो इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के पिता हेरोडोटस। ये हेरोडोटस है जिसने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। हिस्टोरिका पुस्तक, ये ग्रीक के हैं, ग्रीक माने यूनान। इन्होंने इस पुस्तक में बड़ी ही इम्पार्टिकल रूप से, निष्पक्ष रूप से ये बताया कि फारस से यूनान, यानी कि हम इसलिए हार गए, यानी हेरोडोटस बता रहे हैं कि हमारा देश इसलिए हार गया, हमारी भारी क्षति इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग उस समय, हमारी प्रशासनिक सिस्टम, हमारी सैन्य क्षमता बहुत ही कमज़ोर थी। इसलिए हेरोडोटस अपने पुस्तक हिस्टोरिका द्वारा एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में, एक मोटिवेशन के रूप में हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखी। और इसलिए कुछ, चूंकि इसमें इम्पार्टिकल हुआ, हम सफल नहीं हुए, इसके क्या कारण बताते हैं कि हमारे पास इस चीज़ की कमी थी, यह कमी थी, वह कमी थी, बहुत सारी बातें हम करने लगते हैं। देखिए, हम आपके सामने में इतिहास बता रहे हैं, इतिहास आप पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, आप सही बता रहे हैं कि इतिहास के बारे में हम आपसे बताना चाह रहे हैं। नहीं, आपको हम जो बता रहे हैं आप पढ़िए, क्लास चाहिए आपको, हम इसके साथ में एक और चीज़ देंगे, आपको नोट देंगे, पीडीएफ जो आपको नोट दे देंगे, जिससे आपकी कवर बहुत उसमें विस्तार से होगी। हम आपको एकदम जो सटीक परीक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होगी उसको लेकर आपके बीच हम आए हैं, और आपको जो पढ़ा रहे हैं इसको पढ़िए, जो भी कहना हो हम हर बात पर आपके ध्यान देंगे। एक इतिहासकार के लिए एक जज की तरह, एक जस्टिस की तरह इम्पार्टिकल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। जो मटेरियल है, जो है, उसको लेकर सही डिसीजन पर पहुंचना। दो प्रकार का स्रोत है इतिहास में, हम प्राचीन काल पढ़ेंगे तो अधिक चर्चा करेंगे। जो स्रोतों के आधार पर हम लिखित और अलिखित स्रोत, यानी कि जो लिखित स्रोत है यानी कि जो साहित्य स्रोत है, और अलिखित स्रोत यानी पुरातात्विक स्रोत जो आर्कियोलॉजी से प्राप्त होता है। तो दोनों स्रोत के आधार पर हम लोग सही डिसीजन पर पहुंचते हैं, वही इतिहास कहलाता है। जिस तरह उदाहरण देखें, राम जी पुष्प विमान से श्रीलंका से भारत आए, ये रामायण में लिखी हुई है, लेकिन वह आए, इसका अवशेष नहीं मिला, पुरातात्विक स्रोत नहीं मिला, इसलिए हम इसको पूरी तरह इतिहास नहीं मानते हैं। लेकिन नासा और दुनिया ने हर कोई मान लिया है कि राम जी या कोई भी श्रीलंका और भारत के बीच ब्रिज बनाए थे, एडम ब्रिज जिसका नाम है, तो ब्रिज बनाए थे, ये प्रमाण मिलता है, तो यह इतिहास हो गया। कि राम जी बनाए हो या कोई बनाए हो, इतिहास है। लेकिन जब हम पहले भी बता रहे हैं कि पुरातात्विक स्रोत यानी लिखा हुआ, यानी कि अवशेष जो विभिन्न वस्तुएं मिलती है, और साहित्य स्रोत जो लिखी हुई है, जो लिपिबद्ध है, दोनों एक दूसरे का जब सपोर्ट करे, समर्थन करे, तो समझिए वो रियल इतिहास है, और वही सत्य पर आधारित घटना, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, इतिहास आता है। तो हम यहाँ बताना चाहते थे कि एक इतिहासकार वही है जो एक जजमेंट करे, एक जस्टिस की तरह, जो उनके पास जाता है मटेरियल, जो उनके पास एविडेंस जाती है, उसके आधार पर अंतिम डिसीजन ले, वही एक इतिहासकार होते हैं। तो हेरोडोटस ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारी हार के कारण जो है हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग उस समय सैन्य दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से अक्षम थे। हम सफल नहीं होते तो क्या कहते, अरे मेरा उस समय तबीयत बीमार पड़ गए, हमारा दूसरा काम हो गया, हम परीक्षा में देर से पहुंचे, हम बहुत सारी अपनी अपनी समस्या रखते हैं। लेकिन सफल होते हैं तो आप होते हैं, तो असफलता के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। इसलिए ये बहाना नहीं चलने नहीं आता। हम लोग की कहावत है, मैथिली में कहावत है कि चलने न आवे तो अंगना टेढ़। आपका लिखने में, राइटिंग मेरा बहुत कमजोर है, पोअर है, हम कहेंगे पेंसिल सही नहीं है,
ये गलत है। जो है इसी राइटिंग, इसी से दूसरा बेहतर राइटिंग लिख लेती है। आप जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में आपको बेहतर करना है। तो हेरोडोटस ने एक इतिहासकार और एक जजमेंट करने वाला जस्टिस, दोनों बराबर होते हैं। तो जस्टिस एविडेंस के आधार पर डिसीजन देते हैं, और एक इतिहासकार भी जो उनके पास लिखित और लिखित स्रोत है, साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत है, दोनों को मर्ज करके डिसीजन लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो हेरोडोटस ने सर्वप्रथम बेहतरीन रूप में इसको लाया, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका इनकी पुस्तक रही है, यूनान के रहे। हम भारत का पहला इतिहासकार किसे मानेंगे? तो हम भारत के बारे में बताना चाहेंगे कि भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही। प्राचीन काल से भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म से ही इतिहास को जोड़कर देखा जाता था। एक राजा है, यदि वो बेहतर काम किए तो कहा जाता है एक प्रतापी राजा था जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बहुत वेलफेयर काम किए, बहुत सारे मंदिर बनाए, बहुत यज्ञ किए, अपने अपने तरह से बताते हैं। तो भारत में इतिहास लेखन की कोई स्पष्ट रूप से लेखन शैली प्राचीन काल में नहीं रही है, लेकिन हमारे पास इतिहास की स्रोतों की कोई कमी नहीं है, भरा पड़ा है। इसका एक उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण से आप इसको समझे। किसी चीज को आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी चीज को रटने से अधिक समझने का प्रयास करें, और कुछ फैक्ट होती है जिसको आपको रटना होगा, चाहे आप कोई भी विषय पढ़िए, बायोलॉजी या इतिहास। हम लोग एक सामान्य धारणा है, इस बात को भी थोड़ा समझेंगे। सामान्य धारणा है कि इतिहास और बायोलॉजी रटने का चीज होता है, लेकिन हम बताना चाहते हैं, थोड़ा सोचिएगा इस पर गौर से, सबसे ज्यादा समझने की जरूरत होती है तो वह है इतिहास को। साइंस समझने की चीज नहीं होती है। आपको लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। साइंस में प्रैक्टिकली हो चुकी है, उस प्रैक्टिकली नेचुरल साइंस क्या है? नेचर का जो स्टडी करते हैं, नेचर का अध्ययन ही साइंस है। तो साइंस में जो घटना घटित हुई है, जो लैब में जो वैज्ञानिक ने प्रूव कर दिया है, उसको आपको क्रमबद्ध कर देना है, वहां दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन इतिहास में दिमाग नहीं लगेगा तो काम नहीं होगा। क्यों? इसका कारण आपको हम बता रहे हैं। एक ही विषय पर 5 राइटर, मान लिया जाए कि 5 राइटर 5 तरह के बात बता रहे हैं, सब एक ही समय के हैं। अब जिस तरह मध्यकाल में एक हम उदाहरण मान ले, इब्न बतूता, इसामी, जियाउद्दीन बर्नी, ये इतिहासकार हैं, एक ही विषय पर 3 बात बोल रहे हैं। वो बोलते हैं ये हुआ, वो बोलते हैं ये हुआ, वो बोलते हैं वे हुआ। अब आप बताइए तीनों में सही कौन है? तीनों एक ही काल के हैं, उस समय प्रेजेंटेशन है उनका, जिस समय वो लिख रहे हैं। यहां क्या करना होगा? दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाएंगे कि इस तीनों में से कौन सी अधिक प्रोबेबिलिटी, जो संभावना बनती है, प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते होंगे मैथ में, तो इसमें किसका अधिक संभावना बन रही है, उस आधार पर हम लोग कहते हैं कि संभावना यह लग रही है कि उस समय ये घटना हुई होगी। यहां दिमाग जरूरत है। इसलिए इतिहास ब्रह्मांड की तरह है, समुद्र की तरह नहीं, महासागर की तरह नहीं। इतिहास की तुलना होती है तो ब्रह्मांड से, और यही कारण है कि इतिहास का कमीशन में आईएएस देश चलाती है। आईएएस में बहुत ही महत्व होता है, बीपीएससी में भी महत्व है। तो इतिहास कोई सामान्य चीज नहीं होता है, और इतिहास में उतना ही पढ़ना है जितना जिस तरफ आप आईपीएल या कोई भी खेल में देखते हैं कि छक्का मार दिया, चौका मार दिया, रन आउट हो गया, कैच हो गया, स्टंप हो गया। बस इतिहास में इतना पढ़ लेंगे तो आपकी सफलता हो जाएगी। चलिए, इसलिए इतिहास में रटने, कोई भी विषय को रटने से अधिक समझने का प्रयास करिए, और इतिहास वही बेहतर कर सकते हैं जो रटेंगे नहीं, समझेंगे। हर विषय में कुछ रटना होता है। आप न्यूटन के नियम को भी रटना ही होगा, उनके सूत्र को भी समझने के साथ रटना होता है। मैथ बनाने में भी आपको फार्मूला को रटना होता है। इसी तरह हर विषय में रटना होता है, चाहे वहाँ 5% हो, इतिहास में 20 से 25% आपको रटना है, बायोलॉजी में भी 25-30% आपको रटना है, लेकिन 70-80% आपको समझना है। समझ जाएंगे तो रटना जरूरत नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा। कुछ फैक्ट है जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। चलिए मुद्दे पर आए। इतिहास प्राचीन काल से भारत में लेखन शैली थी,
इसका एक प्रमाण देंगे, लेकिन हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से लिख रहे थे। महाभारत में जिस तरह कहा गया है काम मोक्ष जो है अर्थ की जो कामना करे वही इतिहास के अंतर्गत आता है, तो इतिहास के अंतर्गत सब कुछ समाया हुआ है। ऋग्वेद एक उदाहरण ले लीजिए। हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि भारत में स्रोत है लेकिन विशुद्ध रूप से नहीं है। एक ऋग्वेद पुस्तक लीजिए। ऋग्वेद कौन सी पुस्तक है आप बता सकते हैं? ऋग्वेद किस धर्म की पुस्तक है? ऋग्वेद किस धर्म की पुस्तक है? हिंदू धर्म की है। ऋग्वेद क्या है? विश्व की प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है। विश्व की प्राचीनतम पुस्तक कौन है? विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक कौन है? ऋग्वेद। इनका समय 1500 से 600 बीसी के आसपास माना जाता है ऋग्वेद काल को। अब आप बताइए कि यह पुस्तक किस चीज का है? विश्व की प्रथम सबसे प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक कौन है? ऋग्वेद। विश्व का पहला लिखित धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद है। स्पष्ट है यह एक धर्म की पुस्तक है। और आपको हम यह भी बता दें कि आप धैर्य रखिए, आपकी जरूरत होगी हम आपको देंगे, जरूरत पड़ेगा आप हमसे फोन पर पूछ सकते हैं। आप लोग पहले सुनिए, पढ़िए। हम संस्था से जुड़े हैं तो संस्था से आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे जो जानना चाहेंगे हम बता देंगे। थोड़ा धैर्य पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। हम आपके साथ आज से जुड़े हैं और इससे पहले भी हम कई बैच यहाँ भी और 22 साल से हम पढ़ा रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में भी गेस्ट टीचर में पढ़ा रहे हैं और इधर उधर तो जहाँ तहाँ बहुत सारे पढ़ा ही रहे हैं। इसलिए और सबसे बड़ा हम राइटिंग से जुड़े हुए हैं। रुक्मिणी प्रकाशन में शुरुआत का सबसे प्राइम टीचर हम हैं और जो भी संपादकीय मंडल आएगा उसमें देखिएगा पहला नाम मेरा होगा, ललित कुमार झा, LK झा मेरा नाम हुआ। जो NCERT टाइप का रुक्मिणी में प्रकाशन में आया हुआ है 6 से 12 तक का, उसमें भी आप देख सकते हैं कि आर्ट पेपर हम वहाँ संभालते हैं, तो वहाँ मेरा देख सकते हैं। और ऑल ओवर में सबसे पुराने हम उन टीचर हैं, उससे हमेशा उससे हम जुड़े हुए हैं। इसलिए आप लोग को SSC हो या कोई परीक्षा हो, किस प्रकार का प्रश्न आती है हम सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, पढ़ना आपको है, जो चाहिए हमसे मटेरियल आपको मिल जाएगा। मुद्दे पर आइए। ऋग्वेद दुनिया के प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है। 1500 से 600 बीसी के बीच में हम ये बताना चाहेंगे कि ये वैदिक काल है। ये 1500 से 600 को क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल को हम दो भाग में बांटते हैं, दो भाग में। पहला पूर्व वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो है, ये पूर्व वैदिक काल का यदि हम समय लेंगे तो ये 1500 से 1000 बीसी और ये 1000 बीसी से 600 बीसी। तो मेरा कहना है कि हम पूर्व वैदिक काल ऋग्वेद काल को कहते हैं। तो ऋग्वेद काल कब लिखा गया? तो ये 1500 से 1000 बीसी के बीच लिखा गया। बिफोर क्राइस्ट को हम बीसी कहते हैं। हम लोग ऋग्वेद बारे में जितना भी जानते हैं उसका 95% से अधिक स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विभिन्न जो मिसलेनियस आप पढ़ते हैं उसका स्रोत क्या है? ऋग्वेद। बड़ी आश्चर्य लग रहा है ना कि ऋग्वेद एक धार्मिक पुस्तक है, लेकिन ऋग्वेद बारे में आप जो भी आज तक कहीं भी कंटेंट पढ़ते होंगे, कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो सब कहां से लिया गया है? मोर देन 95% कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। मेरा कहना है भारत में स्रोतों की सोर्स की कोई कमी नहीं रही है। स्रोतों के आधार पर हम देखते हैं इसको पुरातात्विक स्रोत हम जैसा कि बता दिए हैं और एक साहित्य स्रोत में बांटते हैं लिपि के आधार पर। तो हमें यह कहना है कि भारत में इतिहास लेखन रही, लेकिन विशुद्ध रूप से भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही। विशुद्ध रूप से भारत में लिखी गई पहली पुस्तक कौन है जिसको हम लोग पहला ऐतिहासिक पुस्तक मानते हैं? उस पुस्तक का नाम आप लोग जानते होंगे और वह पुस्तक क्या है? आप हर आदमी जान रहे हैं और वह पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी।
राजतरंगिणी पहली पुस्तक है भारत का ऐतिहासिक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को माना जाता है, ये 1149 एडी में लिखा गया है। इसके लिखने वाले कौन है? कल्हण, इनके हर्ष और जयसिंह के काल में लिखा गया है। भारत का पहला ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है जो इतिहास लेखन की दृष्टि से लिखा गया है, उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी पुस्तक कहां का इतिहास है? तो कश्मीर का प्राचीन इतिहास है। राजतरंगिणी कहां का इतिहास है? कश्मीर का प्राचीन इतिहास है। इसकी शुरुआत महाभारत काल से होती है। महाभारत में हम लोग केकई राज गंधार नरेश के आप सुनते होंगे, उससे हम लोग यहां शुरू करेंगे। तो पौराणिक कथा से शुरू हुआ है और फिर ऐतिहासिक स्रोत के अंदर आया है। इस पुस्तक में लिखी गई है कि कश्मीर को, कश्मीर मीन्स श्रीनगर को किसने बसाया? अशोक ने बसाया। तो ये राजतरंगिणी पुस्तक जो 1149 एडी में यानी ईस्वी सन में लिखी गई है, यह हर्ष और उनके पुत्र जयसिंह, राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा जयसिंह है, 1149 में लिखी गई है। तो इसका अर्थ क्या है कि प्राचीन काल में इतिहास लेखन कैसे है? तो इतिहास लेखन के हमने पहले भी बता दिया कि ऋग्वेद एक धार्मिक, दुनिया की पहली धार्मिक पुस्तक है, लेकिन ऋग्वेद से हम ऋग्वेद काल के बारे में 95% से अधिक हमारी जो आज ज्ञान है उसका आधार है। तो हमारे में देश में विशुद्ध रूप से इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही, लेकिन इतिहास की कोई कमी नहीं है। हम इतिहास को लिखित और अलिखित स्रोत में बांटेंगे। फिर अलिखित स्रोत में पुरातात्विक स्रोत जो आता है उसके अंतर्गत जो है शिलालेख है, सिक्के हैं, स्मारक है, जो है मंदिर है, बहुत सारे मिले हैं जो पुरातत्व, जो भी पुराना अवशेष मिले हैं या जो हैं प्रेजेंट में है, स्मारक हेरिटेज है मेरा, वह सब प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। शिलालेख उसमें सबसे, पुरातात्विक स्रोत में सबसे प्रमाणित स्रोत क्या है? तो शिलालेख। शिलालेख लिखने की परंपरा भारत में किसने शुरू किया? तो शिलालेख अशोक ने शुरू किया। अशोक ने सर्वप्रथम भारत में शिलालेख लिखने की परंपरा शुरू की। साहित्य स्रोत को हम दो भाग में बांटेंगे, एक धार्मिक स्रोत, दूसरा गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में आ जाएगा जैन, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। दुनिया का प्राचीनतम धर्म कौन है? सनातन धर्म। सनातन, हिंदू धर्म नहीं, भागवत धर्म नहीं, शैव धर्म नहीं, वैष्णव धर्म नहीं, लेकिन सनातन धर्म दुनिया का प्राचीनतम धर्म है। क्योंकि हिंदू शब्द तो हमको फारस वाले, अरब वाले ने दिया है। जब वो सिंध पर आक्रमण हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का, तो मेरा कहना है कि हम 800 वर्ष के आसपास में 712 में जो आक्रमण हुआ वहां जानते हैं हिंदू। हिंदू शब्द मुसलमान द्वारा भारत को दिया गया है। सनातन, वैदिक काल, सनातन धर्म दुनिया का प्राचीनतम धर्म है। और बाद में भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शक्त धर्म यानी शक्ति पूजा आदि बाद का चीज है। तो मेरा यह कहना है कि इस पुस्तक सबसे हमें धार्मिक पुस्तक मिलेगा, तो उसमें वैदिक साहित्य और गैर वैदिक साहित्य बांटेंगे। फिर बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य पुस्तक जिसमें त्रिपिटक और बहुत सारे पुस्तक हैं। फिर जैन धर्म से संबंधित साहित्य पुस्तक जिसको आगम कहते हैं, जिसमें 14 पूर्वांग होता है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 नंदी सूत्र, अनियोग सूत्र आदि बहुत सारा भरा पड़ा है जैन धर्म की पुस्तक। तो 3 धर्म की पुस्तक हमारी साहित्य स्रोत है, जिससे हमें, जिस तरह जैन भागवती सूत्र है, इससे बारे में हमें जैन धर्म के महावीर के जीवन के बारे में मिलता है। इसी प्रकार आचरण सूत्र से महावीर के बारे में मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। अथर्व वेद में जो है चर्चा मिला हुआ है, सर्वप्रथम मगध शब्द का चर्चा। मेरा कहना है कि इससे भरा पड़ा सामग्री हमारे पास, स्रोत की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह अलग दृष्टि से है।
तो फिर गैर धार्मिक साहित्य पुस्तक में भरा पड़ा है, मेरे पास बहुत सारी पुस्तक है, जिसमें चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक है, विदेशी स्रोत भी हमारे पास भरा पड़ा है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप पढ़ते होंगे प्राचीन काल में, सबसे हमें स्रोत मिल जाती है। विदेशी में चीन से जो फाहियान आए, हुएत्संग आए, इत्सिंग आए, स्वानसुन आए, ये सब जो चीन से आए, इसी तरह जो अरब देश से बहुत आए, यूनान से बहुत आए, श्रीलंका के इतिहास दीप वंश महावंश है, ऐसे ही बहुत सारे इतिहासी स्रोत है। दक्षिण पूर्वी एशिया का जो इतिहास है, इन सभी से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है प्राचीन काल के बारे में। यानी कि साहित्य स्रोत को दो भाग में बांटेंगे, एक धार्मिक पुस्तक जो है उसके आधार पर, और दूसरा गैर धार्मिक पुस्तक जो भरा पड़ा है। ये सब पुस्तक से हमें ज्ञान प्राचीन काल में इतिहास की मिलती है। लेकिन पहली ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी है, जो 1149 में लिखा गया, और लिखने वाला कल्हण था, इसलिए कल्हण को भारत का प्रथम इतिहासकार कहा जा सकता है। भारत का प्रथम इतिहासकार किसको कहा जा सकता है? कल्हण को। अब एक मिनट आइए कि हम ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल आपको नहीं, हम मॉडर्न भारत पढ़ाने के सोच से आए हैं, क्योंकि वहां से अधिक प्रश्न पूछी जाती है। सबसे पहले आपको मॉडर्न भारत को समझाने का प्रयास करें। हम बताना चाहेंगे कि सुविधा के लिए हम लोग इतिहास को बांटते हैं। इतिहास को काल अवधि के आधार पर प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में बांटा जाता है। सामान्य रूप से माना जाता है कि 1206 से पहले का जो काल है वह प्राचीन काल हुआ। 1206 से 1757 तक मध्यकाल है, और 1757 से आगे जो समय है वह आधुनिक काल है। कुछ समय पहले तक मध्यकाल की शुरुआत 1761 से माना जाता था, यानी 14 जनवरी 1761 को जो पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ है, उसे इतिहास का एक निर्णायक मोड़ माना जाता था, और वहां से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती थी। लेकिन शोध के आधार पर अंततः यह विद्वानों ने मान लिया है, इतिहासकार ने यह मान लिया है कि वास्तव में भारत में इतिहास की शुरुआत जो है, आधुनिक काल की शुरुआत, वह 23 जून 1757 को नदिया जिला के भागीरथी नदी तट पर जो नाम मात्र का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, इसे ही इतिहास, आधुनिक काल के इतिहास का शुरुआत माना जाता है। क्यों? बात सही है, क्योंकि हम पढ़ेंगे पानीपत युद्ध ने उतना प्रभाव नहीं डाला जितना प्रभाव एक नाम मात्र का विश्वासघाती युद्ध। आपसे पूछा जाएगा कौन सा विश्वासघाती वार था, युद्ध था, तो उत्तर देना है प्लासी का युद्ध। एक विश्वासघात था, क्योंकि सेनापति ही विश्वासघात करके बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी उसका महत्व बहुत है, क्योंकि बंगाल विजय से, प्लासी के युद्ध से अंग्रेज का भारत विजय की शुरुआत होती है। तो भारत में आधुनिक जो टर्म है, आधुनिक जो आप दुनिया देख रहे हैं, जो हमारे देश में संरचना देख रहे हैं, संसदीय प्रणाली देख रहे हैं, प्रशासनिक सिस्टम देख रहे हैं, मंत्रिमंडल सिस्टम, बहुत सारी ऐसी सिस्टम देख रहे हैं, वह अंग्रेज के साथ में हुआ है। इसलिए आधुनिक काल की शुरुआत हम लोग प्लासी के युद्ध से मानते हैं। तो हम लोग प्लासी के युद्ध आधुनिक काल को मानते हैं। इतिहास को बांटने का पहला प्रयास जो है J.S. मिल ने किया। J.S. मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की पुस्तक लिखी 1817-18 में। भारत की पहली एक व्यवस्थित पुस्तक लिखने का प्रयास किया था। J.S. मिल जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे और बहुत बड़े इतिहासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। J.S. मिल ने जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे इतिहास के और पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक 1817-18 के बीच 3 खंडों में लिखी। इस पुस्तक में भारत को किस आधार पर बांट दिया? थोड़ा आप सोचेंगे तो बड़ी आश्चर्य लगेगा कि भारत को उन्होंने बांटने का जो प्रयास किया, उनकी बांट बहुत ही गड़बड़ थी। उनकी बांट जो थी वो बहुत गड़बड़ थी। वो इतिहास को किस आधार पर बांटने का प्रयास किए थे? सांप्रदायिकता के आधार पर, कॉम्युनल आधार पर। जिस तरह कॉम्युनल आधार पर आज हमारे देश में जाति, कास्टिज्म के रूप में, रेसिकल के रूप में, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नेता लोग इस देश के जनता को गुमराह करती है, बांटते हैं और वह शासन करते हैं। उसी तरह ब्रिटिश सरकार भी भारत पर शासन करने के लिए इन्हीं प्रक्रिया को अपनाने का शुरुआत किया। ठीक है, थोड़ा बात समझेंगे तो क्या लिखते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। J.S. मिल, थोड़ा ये इतिहास बहुत प्रभावित करता है जीवन जीने के लिए, जीवन को
समझने के लिए, जीवन जीने के लिए मैथ बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स सही नहीं रहेगा तो आपको टेम्पू वाला को दीजिएगा 500 का नोट, कहेगा ये तो आप 5 रुपया का नोट दिया, क्योंकि आप मैथ नहीं जानते हैं, जान ही नहीं रहे। वो रिटर्न करेगा 100 रुपया, 80 रुपया कहेगा कि हम 100 रुपया जमा लौटा दिए। तो इसलिए मैथ, जीवन को जीने के लिए मैथ बहुत जरूरी है। जरूरी तो सब कुछ है, लेकिन जीवन को समझने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है इतिहास। तो जे.एस. मिल क्या लिखते हैं कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में 1817-18 में 3 खंडों में जे.एस. मिल द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, उस पुस्तक को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसके आधार पर हम लोग समझेंगे कि इतिहास को बांट दिया था क्या काल? हिंदू काल। प्राचीन काल को क्या बांट दिया था? हिंदू काल। मध्यकाल को क्या बांट दिया था? मुस्लिम काल। मुस्लिम काल किसको बांटा था? मध्यकाल को। और तीसरा क्या था? सभ्यता का काल। किसको बताया? आधुनिक काल को। अब थोड़ा हम लोग सोचें, भारत में इतिहास की पहली व्यवस्थित पाठ्यक्रम कौन सी पुस्तक थी? कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कह सकते हैं, लेकिन सामान्यतः उसको हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जे.एस. मिल द्वारा 1817-18 में लिखी गई उस पुस्तक में जो भारत की पहली सिलेबस कवर करने वाली एक व्यवस्थित पुस्तक थी। इस पुस्तक में भारत को बांट दिया। प्राचीन काल को क्या कहा? हिंदू काल। मध्यकाल को क्या कहा? मुस्लिम काल। और आधुनिक काल को क्या कहा? सभ्यता का काल, सिविलाइजेशन काल। सिविलाइजेशन एक। अब आप थोड़ा इसको थोड़ा सोचे, देखिए, समझिए। हम बार बार कहेंगे कि पढ़ने से ज्यादा जो आप पढ़ते हो उसको समझो। पढ़ाई का 3 मेन स्रोत होता है: पढ़ना, लिखना और मनन करना। मेडिटेशन पावर, आपका पॉन्डिंग करना, सोचना, थिंकिंग करना, रिमाइंड करना जिसको हम लोग कहते हैं। मेमोरी को रिमाइंड करिएगा तो आपका दिमाग बहुत ब्रॉड होगा। किसी चीज को समझिए, सिर्फ रटिए नहीं। अब आप बताइए कि प्राचीन काल को क्या कहा गया? प्राचीन काल को क्या कहा गया? हिंदू काल। देखिए, यहां धर्म के आधार पर बांट दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यह बंटवारा हिंदू काल और मुस्लिम काल किस आधार पर है? धर्म के आधार पर है। धर्म के आधार पर इसको बांटा है, दोनों को धर्म के आधार पर बांट दिया। क्या प्राचीन काल को हम हिंदू काल कहेंगे? यदि हिंदू काल कहेंगे तो थोड़ा सोचिए, प्राचीन काल में भारत के पहला सम्राट नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। एक शूद्र थे, लेकिन एक वो माने नीच कुल से आए थे, लेकिन भारत का पहला सम्राट थे। भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। थोड़ा यहां समझेंगे, क्योंकि आप लोग जो पढ़े होंगे और हम जो पढ़ाएंगे उसमें कहीं कहीं आप लोग को बाउंस करेगा, कहीं समझ लगेगा कि सर क्या कह रहे हैं। तो वहां आप कमेंट करें, हम आपको सही बताएंगे और कोशिश करते हैं कि हम स्वयं उसको बता दें। भारत का प्रथम सम्राट, भारत का पहला साम्राज्य नंदवंश, महापद्म नंद। भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट तो चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों में अंतर समझें। एक चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा, दूसरा कहलाएगा सिर्फ सम्राट। अब आइए, मेरा यह कहना है कि महापद्म नंद संभवतः जैन धर्म के मानने वाले थे। अब आइए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के मानने वाले थे, खरवेल जैन धर्म के मानने वाले थे, अशोक बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, कनिष्ठ बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, आमोद वर्ष राष्ट्रकूट वंश के बौद्ध जैन धर्म के मानने वाले थे, चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य वंश के अधिकतर शासक जैन धर्म के मानने वाले थे। ऐसे हमने उदाहरण में कुछ बड़े शासकों का नाम लिया। अब आप बताइए, इतने बड़े बड़े शासक तो हिंदू धर्म के नहीं थे। तब जब हम प्राचीन काल को मान लेंगे कि ये हिंदू काल था, तो फिर इतने बड़े बड़े अशोक का नाम नहीं आएगा।
अशोक का नाम नहीं आएगा, हर्ष का नाम नहीं आएगा, चंद्रगुप्त का नाम नहीं आएगा, तो फिर इतिहास क्या है? तो ये गलत बांटा हुआ है। मध्यकाल को यदि मुस्लिम काल कह देंगे तो मुस्लिम सिर्फ शासक से शासन काल नहीं होता है। मुस्लिम बहुत कम थे, वह बहुलक नहीं थे, ठीक है वह शासक वर्ग थे, लेकिन शासित वर्ग मैक्सिमम हिंदू थे। और इतिहास में सबका अध्ययन होता है, सिर्फ राजा महाराजा का नहीं। उस समय सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, जन सामान्य की जीवन, सभी कुछ का हम लोग अध्ययन करते हैं इतिहास में। इतिहास केवल ये नहीं होता है कि राजा महाराजा के बारे में पढ़ लो। दूसरा, ठीक है कि केंद्रीय शक्ति मध्यकाल में मुस्लिम थे, मुस्लिम बड़े बड़े राज स्थापित किए, लेकिन फिर भी हिंदू भी बहुत बड़े बड़े थे और उनके अंदर बहुत बड़े बड़े पद पर थे। और फिर महाराणा प्रताप, शिवाजी, विजयनगर साम्राज्य जो अपने गौरव की इतिहास मध्यकाल में लिखती है, हम उसको इससे बाहर कर रहे हैं। और जिस पर शासन कर रहा है वह मुस्लिम उस समय 2 से 4% भी हमारे देश में शुरू में नहीं थे। बाद में वो लोग आए अथवा हिंदू को कन्वर्ट कर मुस्लिम बनाए। तो फिर हम कैसे मान ले कि मध्यकाल मुस्लिम काल है? क्योंकि शासक वर्ग बहुत छोटे हैं, शासित वर्ग बहुत विस्तृत थे। तो मेरा कहना है कि मध्यकाल को मुस्लिम काल जे.एस. मिल ने जो बांट दिया, वह देश को बंटवारा जो देश में हो गया। और आज भी जो हम लोग हर बात पर उलझते हैं, आपस में लड़ते हैं, ये इतिहास बताती है, यही इतिहास बताती है। फूटो और फूट डालो, शासन करो। मेरा कहना है आधुनिक काल पर आइए, तो ये बंटवारा गलत है। आधुनिक काल को सभ्यता का काल कहा, सिविलाइजेशन एज। तो क्या जब अंग्रेज भारत आए उससे पहले हम लोग सभ्य नहीं थे? हम लोग असभ्य थे? हम बताना चाहेंगे कि जब हमारी प्राचीनतम सभ्यता थी उस समय अंग्रेज असभ्य रहे होंगे। वे लोग सही से कपड़ा पहनते होंगे कि नहीं, यह भी हमें संदेह है। हमारी 3000, 2500, 2000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया का प्राचीनतम सिविलाइजेशन में एक सिविलाइजेशन भारत की है। ऋग्वेद काल के व्यक्ति भले ही वह पशु से अपना जीविका चलाते रहे होंगे, देखने में आपको चरवाहे लगते हैं, लेकिन बड़ी ही सिविलाइजेशन थी उनमें, बड़ी ही उनमें मॉरल विकसित थी। आज उतना मॉरल विकसित हम में नहीं है, नैतिकता उतना नहीं है जितना नैतिकता हमारे वो चरवाहे वर्ग को ऋग्वेद काल में प्राप्त थी। मेरा कहना है कि प्राचीन काल से हम लोग एक गौरवशाली परंपरा पढ़ते हैं। फिर बड़े बड़े विद्वान हमारे देश में हुए, जिसमें कालिदास, आर्यभट्ट जैसे एक पर एक बड़े बड़े विद्वान, जो आधुनिक काल में दुनिया ने जिसको शोध करके अपना नाम कमाया, उस पर भारतीयों ने पहले थॉट दे चुका है। ऐसे बहुत सारे बातें हैं। तो हम असभ्य कैसे थे आप बताएं? आर्यभट्ट का नाम सुन रहे हैं ना? पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी बताएं, चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह के बारे में बताएं, वर्गमूल की फार्मूला, पाई का मान, इतना सब कुछ जिन्होंने जिस तरह बताएं, आज भी उसी तरह लगभग है। मेरा कहना है कि कनाद मुनि हैं जिन्होंने कहा कि स्वभावतः पृथ्वी को सभी वस्तु अपनी ओर खींचती है। उन्होंने पदार्थ की संरचना, पदार्थ की, पार्टिकल की संरचना पर चर्चा किया कनाद मुनि ने, जिसे जॉन डाल्टन ने सिद्धांत दिया। ओटहन ने फिर उसको परमाणु विखंडन सिद्धांत दिया। ओपनहीमर ने उसके परमाणु बम बना दिया। डाल्टन जो 1803 में परमाणु सिद्धांत दिया, हमारा ये आज से 2000 वर्ष, 2500 वर्ष पहले, 2000 पहले हमको दे दिया था। इसी प्रकार आप आइए, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत में लिखा गया है कि पृथ्वी स्वभावतः प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो प्रिंसिपिया में न्यूटन ने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स पुस्तक में 1687 में लिखी, उस पुस्तक को हमारे मुनियों ने प्राचीन काल में बता दिया था कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल बारे में। मेरा कहना है कि ये जो तीसरा है सभ्यता का काल, ये गलत है। अंग्रेज का मानना था, यूरोपियन का मानना था कि असभ्य को सभ्य बनाने के लिए ही हम दुनिया में आए। हमारे देश या दुनिया पर जो कब्जा किया यूरोपियन, वो कह रहा है ये लोग असभ्य थे, अनसिविलाइज्ड, हम इनको सिविलाइजेशन सिखाएं। इसी को कहा जाता है गोरा ने काला का बोझा उठाया, बर्डेनसम। यानी हम उसको ट्रेंड करने गए, ये गलत है।
आधुनिक काल को सभ्यता का काल जे.एस. मिल ने कहा, इस पर भी हम खारिज करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं? क्या आपके पास प्रमाण है? क्या हम असभ्य थे? जब अंग्रेज आया उसके बाद हम सभ्य हुए? उससे पहले हमारे देश में कोई सभ्यता नहीं थी, जबकि हमारी प्राचीन गौरवशाली परंपरा दुनिया में उसको मानती है। हमारी आध्यात्मिक जो सोच थी, जो समझ थी, जो मोक्ष की अवधारणा रही है, वेदांत दर्शन को 1893 ईस्वी में सितंबर 1893 में विवेकानंद ने जाकर दुनिया को बता दिया कि वेदांत दर्शन, वैदिक दर्शन जो भारत का दर्शन है वह सर्वश्रेष्ठ है, वही वास्तविक है। सभी नदियों मिलकर समुद्र में समा जाती है। उसी तरह सनातन धर्म है, वह धर्म है जिस सभी धर्म को आपस में मिला लेता है। ये विवेका बाबू ने 1893 में जो शिकागो सम्मेलन हुआ, फिर 1900 में पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, ये जाकर डंका बचा के आ गए। तो मेरा कहना है, तब ना हेराल्ड, वाशिंगटन से हेराल्ड पोस्ट इस पर लिखी हुई थी उस समय कि जिस देश के एक युवा इतने विद्वान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, हम उस देश में अपनी मिशनरी भेजते हैं, यह कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। ये इससे और क्या मूर्खता मेरी होगी? मेरा कहना है ये सब गलत है। अब आइए, इतना होने के बाद अब हम इसको विराम दें और हम लोग थोड़ा अब चर्चा मॉडर्न भारत पर करें। हम जो भी बताएं वहाँ आपको समझ, हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएं क्योंकि समय भी हमें देखना है, पढ़ाना है आपको मॉडर्न भारत। प्राचीन काल पढ़ाने अभी हम आपके सामने नहीं आए, लेकिन कम से कम यह जानना जरूरी था। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से होती है, इस चीज़ को समझिएगा। इतिहास को 3 काल में बांटा जाता है। ये तो अवधि के अनुसार न प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में बांट दिए हैं। सामान्यतः हम लोग इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं। एक प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री। दूसरा आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा इतिहास यानी हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, पेलियोलिथिक। प्री हिस्ट्री वह काल है जिस काल में कोई लिखा हुआ स्रोत नहीं है, मेरे पास कोई लिखा हुआ प्रमाण नहीं है, इसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास। जिस काल को जानने का केवल एक स्रोत है वह है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजी स्रोत, इसे हम कहते हैं लिपि के आधार पर। अब आइए कि ये पुरातात्विक स्रोत जो है प्राक इतिहास कहलाता है। दूसरा आइए आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। वह काल जिस काल में लिखा हुआ और पुरातात्विक स्रोत दोनों स्रोत मिलता हो, लेकिन पुरातात्विक स्रोत को साहित्य स्रोत पढ़ने में सफल नहीं हुआ हो। यानी वह काल जिस काल में लिखा हुआ स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों मिल रहा है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको हम लोग सही से आज तक उस लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, है, लेकिन हम लोग उसको नहीं पढ़ पाए हैं, तो सिंधु घाटी को प्रो हिस्ट्री में रखते हैं। तीसरा काल जिस काल में पुरातात्विक स्रोत और साहित्य स्रोत दोनों प्राप्त होता है, और साहित्य स्रोत जो है पुरातात्विक स्रोत को प्रमाणित भी करता है, और पूरा विश्वास के साथ हम साहित्य स्रोत को पढ़ लिए हैं, वह काल कहलाता है इतिहास। यानी इतिहास वह काल है जिसमें पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत को भी हम लोग पढ़ने में सफल हुए हैं, और साहित्य स्रोत यानी जो लिखा हुआ है उसको विश्वास के साथ पढ़ लिए कि ये चीज बता रहा है। यदि ऐसा कोई काल बता रहा है तो उसे हम कहते हैं इतिहास। यानी पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, और लिखा हुआ जो है वो हम पढ़ रहे हैं वही चीज जो लिखा हुआ है। यदि ऐसा है तो वह हो गया इतिहास। प्रोटो हिस्ट्री में कांस्ययुगीन सभ्यता, चेल्कोलिथिक, ये एज जो सिंधु घाटी सभ्यता है जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, आदि इतिहास में रखते हैं, क्योंकि उस काल के लिपि को हम लोग अभी विश्वास के साथ नहीं पढ़ पाए हैं। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। भारत में इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व को मानी जाती है, क्योंकि महावीर और बुद्ध के ऐतिहासिकता में कोई संदेह नहीं है।
16 महाजनपद भारत में राजनीतिक सिस्टम की एक शुरुआत व्यवस्थित रूप से उत्तर वैदिक काल के जस्ट बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो गई थी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा मॉडर्न भारत पर चर्चा करें। ओहो, देखिए, एक बहुत बड़ी बात हम यहाँ बताने जा रहे हैं मॉडर्न भारत में, जहां से शुरू होती है मॉडर्न भारत। आप प्राचीन काल में अगस्टम का नाम सुने होंगे, जो रोमन साम्राज्य के नाम से 28 बीसी में, ईसवी पूर्व में एक साम्राज्य स्थापित किया। यह साम्राज्य बाद में 2 भाग में बांट गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य बेजेंटाइना साम्राज्य कहलाया, और आज जो आप मध्य एशिया के दक्षिण पश्चिम मध्य एशिया यूरोप के क्षेत्र देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट, यह सभी क्षेत्र में पूर्वी रोमन साम्राज्य बहुत ही प्रभावशाली थी। इस वंश की राजधानी जो थी वह कहाँ थी, इससे भी थोड़ा देख लीजिए, कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल थी। इस्तांबुल, मिशन इस्तांबुल एक फिल्म भी बना हुआ था, तो उसका इस्तांबुल का पुराना नाम है कुस्तुनतुनिया। ये कुस्तुनतुनिया इसकी राजधानी थी, जिसको बेजेंटाइना साम्राज्य कहा गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद साहब का 570 एडी में जन्म हुआ और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म मक्का में हुआ था, मृत्यु मदीना में। इनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए अबू बकर पहला बली हुआ। बली माने उत्तराधिकारी, मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा। खलीफा मुस्लिम जगत के सर्वोच्च आध्यात्मिक और राजनीतिक यानी सभी मामला में सबसे ऊपर सर्वोच्च व्यक्ति कहलाते थे। अब इस खलीफा के नेतृत्व में अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मोहम्मद साहब के विचार के लिए इन लोगों ने विजय अभियान शुरू कर दिया। जैसा कि मोहम्मद साहब को भी अपने युद्ध से ही अपने धर्म को स्थापित करना पड़ा था, और मोहम्मद साहब बुरी तरह घायल भी एक युद्ध में हो गए थे। तो मुसलमान लोग अब अपने धर्म के लिए, बचाव के लिए, ये लोग अस्त्र शस्त्र को, धर्म को, जिहाद का नारा यानी धर्म खतरा में है, धर्म के लिए लड़ना शुरू कर दिया। अपने धर्म के लिए ये लोग कुछ करने पर तैयार हो गए, और यही प्रवृत्ति है कि ये लोग देखते ही देखते दुनिया में छा गए। वही क्रम है कि भारत पर भी आक्रमण हुआ, और वही क्रम है कि
53 ईस्वी में आते आते कुस्तुनतुनिया पर जो यूरोप का कब्जा था पूर्वी रोमन साम्राज्य को छीन लिया। ये छीनने वाले उस्मान खान नाम के व्यक्ति थे जो नेतृत्व कर रहे थे, और यही उस्मान इसी को उस्मानी वंश कहा गया। ये उस्मानी वंश अब कब्जा कर लिया। जब ये कब्जा कर लिया तो पूर्वी देशों से, यानी हम लोग किधर हुए? ईस्टर्न वेस्टर्न से ट्रेड व्यापार करते थे। आपने संगम काल में देखेंगे, सिंधु घाटी काल में भी मेरा व्यापार मेसोपोटामिया आदि देशों से था। संगम काल में मेरा व्यापार बहुत ही समृद्ध थी। तो जब कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया तो अब इसके लिए व्यापार पर भी अधिकार हो गया। तो पूर्वी देशों से जो यूरोपियन व्यापार करते थे विभिन्न वस्तुओं का, विशेष रूप से मसाला उन लोग के लिए पश्चिमी देशों में, ठंडी प्रदेश में बहुत जरूरी थी, वह सब किसके अधिकार में आ गया? मुसलमानों के अधिकार में। अब इनकी समस्या बढ़ गई। अब मान लिया जाए बीच में हम मीडिएटर हैं, हमने भारतीयों से या पूर्वी देशों, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों से, यानी कि जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडोचीन, भारत, सब जो देश है, मसालों का जन्मभूमि माने सबसे बड़ा केंद्र भारत माना गया। तो इसको इन लोग से मसाला खरीद लिया। अब वो खरीद लिया कौन? उस्मानी ने। अब वो यूरोप वाले को चूंकि ये मेन है तो देंगे अपने मर्जी से। कल तक जो उसको कम पैसे में मिल रहे थे आज बहुत पैसे में मिल रहे हैं। ये कुस्तुनतुनिया से जो भाग कर गया, बहुत सारे विद्वान, राजा जब बड़े होते हैं तो उनके दरबार में बड़े बड़े मुनि महात्मा और साहित्यकार, चित्रकार सब रहते हैं, वह सब भाग कर यूरोप चला गया। इसी समय वह समय आएगा, लगभग वही समय है जब यूरोप में कैथोलिक धर्म अपने चरम भ्रष्टाचार पर थी। ईसाई धर्म में एक पत्र दे दिया जाता था, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट आपको दे देंगे, एक प्रमाण दे देंगे पत्र कि आप जाइए स्वर्ग जाइएगा, हेवेंस में जाने के लिए एक पत्र दे देते थे पोप। बड़ी आश्चर्य लगता होगा। भ्रष्टाचार की चरम स्थिति थी। धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव यदि थी तो सबसे पहले शुरुआत में ईसाई धर्म में थी, लेकिन ईसाई धर्म ने मार्टिन लूथर किंग जो आए, जो 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग सीनियर ने 95 थीसिस सिद्धांत दिया और वह ईसा मसीह को तो माना, लेकिन पोप और जो मुनि महात्मा का जो सत्ता था, जो दुरुपयोग करता था, राजा को भी अपने अधीन समझता था, उसको तहस नहस करके हटा दिया। इसी समय धर्म के प्रति धर्म सुधार हुआ, यानी कैथोलिक धर्म में भी बड़े बड़े मुनि महात्मा आए, और वही मुनि महात्मा में जिस तरह लोयला का नाम आप सुनते हैं, लोयला स्कूल, वो बहुत बड़े संत थे। सेंट जेवियर्स का तो नाम हर कोई जानते हो। ये लोग कैथोलिक धर्म में सुधार किया। इसके विरोध में प्रोटेस्टेंट, मार्टिन लूथर, बहुत सारे इंग्लिस्ट, कई धर्म शाखा जो है ब्रांचेज बन गई ईसा धर्म के। मेरा कहना है इसी परिस्थिति वह है कि अब यूरोप में एक नव जागरण, रेनेसांस की शुरुआत हुआ, पुनर्जागरण। हमारे वहाँ पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में हुआ, वहाँ 14वीं 15वीं शताब्दी में शुरू हो गया। फ्लोरेंस, इटली के फ्लोरेंस निवासी दाते से पुनर्जागरण की शुरुआत हो गया। हम इसी क्रम में देखेंगे कि अब बौद्धिकता को अधिक महत्व दिया, तर्क को अधिक महत्व दिया, ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व दिया, समुद्री खोज, नए नए आविष्कार, इवेंशन होने लगे। तो इससे एक नई दुनिया की शुरुआत हुआ। इसी दौर में भौगोलिक खोज होगी। भौगोलिक खोज में जैसा कि कंपास की शुरुआत चीन से हो चुका था, लेकिन ये यूरोपियन को भी मालूम हो गई थी। अब यही समुद्री एडवेंचर जो होंगे, बड़े बड़े समुद्री अभियान शुरू करेंगे, इससे पूर्वी देशों से एक नया रास्ता के लिए शुरू करेंगे। इसी क्रम में अमेरिका की खोज होगी।
होगी। कुक और तस्मान के थ्रू हम देखेंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज आएगी। कोलंबस जो है वह अमेरिका को खोज लेगी। इसी तरह में हम भारत के बारे में भी चर्चा करेंगे। बार्थोलोमा डियास ने सर्वप्रथम जो है एक नई मार्ग केप ऑफ गुड होप की खोज 1488 में किया। इस क्रम में हम फिर इससे आगे कल यूरोपियन कंपनी पर पढ़ेंगे। आप लोग धैर्यपूर्वक पढ़िए। आपकी समस्या का निदान करना जैन रोजगार क्लास की प्राथमिकता है। धन्यवाद।